This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं द मार्केट शो। पाकिस्तान में हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के हवाले से, अपनी बरामदात को तेज़ करने के हवाले से, ज़्यादा रेवेन्यू बाहर से यहाँ लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तक़द्दो करते हुए देखते रहे हैं। मुख्तलिफ़ दौरे हुकूमत में फ़ाइनेंस मिनिस्टर्स को, ट्रेड मिनिस्टर्स को, कॉमर्स मिनिस्टर्स को। अगर मौजूदा हम इकनॉमिक ग्रोथ की बात करें, पिछले माली साल में ये 4.2% की इकनॉमिक ग्रोथ थी। इस माली साल में 5.5% इकनॉमिक ग्रोथ का टारगेट है। पिछले माली साल में जब ये 4.2% की ग्रोथ हमारी मईशत ने दिखाई थी तो ये कहा जा रहा था कि जी ये तकरीबन 6 से 7 साल में पहली दफ़ा है कि हमने 4% से ज़्यादा की इकनॉमिक ग्रोथ अपने मुल्क में देखी है। ख़ास तौर पे जब हम इकनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नाम ज़रूर आता है, जिसका हमारी कंट्रीब्यूशन इकनॉमिक डेवलपमेंट में हम जब बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है LSM का तकरीबन वो 70% के करीब होता है। इस माली साल में LSM का जो टारगेट है, ग्रोथ टारगेट है, वो 6% और अभी तक की जो मैं फिगर्स देख रहा हूँ वो 3.9% है। 4% के करीब हमने अचीव किया है और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये तकरीबन 4.5 या 5% तक आ जाएगा। अब यहाँ जो एक मसला जो नज़र आता है वो ये कि जब हम बात करते हैं फार्मा में, बात करते हैं टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन LSM में, LSM की बास्केट में तकरीबन 30% से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर टेक्सटाइल में बेहतरी आती है तो डायरेक्टली हम LSM में एक बेहतर सिनारियो देख पाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर की टोटल एक्सपोर्ट्स इस माली साल में अभी तक की जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड को देखता हूँ और अभी की मैं फिगर्स को देखता हूँ तो $1 अरब की डिक्लाइन का सामना है हमारी सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि हम इस माली साल के अगर पहले हम 7-8 महीने की बात कर लेते हैं कि इस माली साल के पहले अगर हम 8 महीने को देखते हैं तो ये तकरीबन $8 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हुई है टेक्सटाइल की, जो पिछले माली साल में तकरीबन इस वक्त $9 बिलियन थी। अगर इसी चीज़ को देखें और यही अगर रहता है सिनारियो तो बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर टेक्सटाइल की जो टोटल एक्सपोर्ट्स होंगी वो हार्डली कोई $12 बिलियन होंगी। पिछले माली साल में ये 13.7 बिलियन की थी। तो ये देखते हो तो ये लग रहा है कि कोई 1.5 से 2 बिलियन की डिक्लाइन होगी। अब उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, क्या वो कॉटन की जो प्रोडक्शन हुई है जो तकरीबन 4 मिलियन बेल्स की कम हुई है, जहाँ 14 मिलियन बेल्स की हम बात कर रहे थे वो कोई 10 मिलियन बेल्स की हुई है, उसका इसमें अमल दखल है। दुनिया भर में जो मामला चल रहे हैं, जो इकनॉमिक रिसेशन की हम बात करते हैं उसका अमल दखल है, या हमारे मुल्क में जो अक्सर बात की जाती है कि जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, एनर्जी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और टैक्सेशन को अभी तक रेशनलाइज नहीं किया गया। साथ ही साथ अब देखें रिसेंटली ये जो बिल्कुल अभी अभी जो ताज़ा स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क 2015 to 2018 हमारे सामने आया है, इसमें विद इन 2 ईयर्स ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 साल के अंदर 2016 में बैठे 2018 तक हमारी बरामदात $35 अरब तक पहुंच जाएंगी। पिछले माली साल में अगर हम देखें तो ये 24.2 बिलियन थी। इस माली साल में ख्याल तो ये जाहिर किया जा रहा है कि $22 बिलियन से ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। तो आखिर क्या ऐसे इकदाम लिए जाएंगे कि 2 साल के अंदर अगर हम 25 भी कर लें तो ये 25 से 35 हो जाएंगे, यानी $10 बिलियन की बरामदात में इजाफा हम देख पाएंगे विद इन 2 ईयर्स। और इसके लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा, क्या होमवर्क किया गया है और हुकूमत क्या समझती है कि इस वक्त जो एनर्जी के मसाइल हैं क्या सिर्फ वो LNG की इंपोर्ट के ज़रिए हल हो जाएंगे और वाकई जो दूसरे मसाइल हैं, ख़ास तौर पर टैक्सेशन के मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे। ये तमाम इशूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे और फोकस रखेंगे कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इसी वाले से आज हमें इस स्टूडियो में जान किया है इंजीनियर अमीन जवार साहब ने, मारूफ बिजनेसमैन ने। जवार साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। ये फरमाइएगा कि वाकई ये पॉसिबल है आपके ख़्याल में कि सिर्फ 2 साल के अंदर
हम अपनी बरामदात में 10 अरब डॉलर का इजाफा देख पाएंगे? ख्वाब नहीं, हकीकत की बात करूँ। देखिए जी, मतलब बड़ा मुश्किल सवाल है और इसका सीधा जवाब तो कॉमर्स मिनिस्टर ने दे ही दिया है कि वो 2018 में इसको 35 तक ले जाएंगे। मगर इस मुश्किल सवाल के और इसके जवाब के तलाश में मेरे अपने ख्याल में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इसको हम एनालाइज़ करें कि क्या ये क्लेम सस्टेनेबल है, और अगर सस्टेनेबल है तो इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और अगर उस कंडीशन से के पीछे विशेष का हिस्सा अलग करें और एक रियल इम्प्लीमेंटेशन को ले जाएं जो किस तरीके से होगी या हो सकती या किस या ना होती रही या है, किस हदों को वो छुएगी। मेरा ख्याल है कि ये 3 चीज़ों के ऊपर हम बातचीत ठीक है ना, कि जो नहीं होती रही है। जी देखें, इस वक्त जो भी एक स्पीच या जिसको ब्रीफ आपके सामने आया है, जो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझने की, वो ये है कि 9-12 और 12-15 की यही पॉलिसीज़, यूसी स्टैटिक ट्रेड पॉलिसी जो है, जिसको हम कहें ग्रोथ पैराडाइम के हवाले से, उसको कहा गया है कि उनके जो फेल्यूर्स के असबाब हैं उसको हमने इसमें समेटने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि कहते हैं कि हमने देखा जो भी लकुनास थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, उनको हमने समझा, तज्जिया किया, और अब इस पॉलिसी में इंशाल्लाह वो मसाइल नहीं आएंगे। यही ना? देखिए जी, गवर्नमेंट्स ऑफ द डे लोग उनको इलेक्ट करते हैं, और गवर्नमेंट्स ऑफ द डे जो है वो अपनी एक परफॉर्म्ड स्किल इस ब्यूरोक्रेसी के साथ, ब्यूरोक्रेसी तो चेंज नहीं हुई है ना, इसी ब्यूरोक्रेसी के साथ जो है वो 9 और 12 और 12-15 में टोटल एक फेल्यूर जो है मेरा ख्याल है कि सामने हमारे आया है। या बड़ा फेल्यूर कहें या बिग फेल्यूर कहें, मेरा ख्याल है फियास्को कहें, हाँ, आप बहुत बड़ी नाकामी कहें, क्योंकि इसके कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट्स जो हैं वो आपके सामने, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि जी सिर्फ टेक्सटाइल में जो है वो 1 बिलियन का फ़र्क आ रहा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेटेड फिगर लें, आज के दिन जो मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि 29 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स के मुकाबले में आप जो है उसके आधे से भी कम एक्सपोर्ट कर सके हैं। इसका मतलब है कि आपकी इंडेक्सेशन ऑफ परसेंटेज जो है 100% से ज़्यादा फ़र्क आ गया है। ये जो आपने बात की है ना, ये बहुत बड़ी अहम बात की है। मैं आपको बताऊँ, ये वो चीज़ है जो हमारी एक्सटर्नल बैलेंस शीट को बड़ा डैमेज करेगी। देखें, इस वक्त ये तिजारती खसारा जो हम देखते रहे हैं 15, 17, 20, 21 अरब डॉलर, जिसकी वजह से हमारी एक्सटर्नल बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल फिर दोबारा जाएंगे। किसके पास? आपके बिल्कुल सामने किसके पास जाएंगे इंजीनियर साहब? IMF तो है ना, हम उसको कह सकते हैं कि एक और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम का चला ले। मगर अब हम अगर वापस आएँ तो ये जो आपने बात कही, तो ये जो इस वक्त की आखिरी रजिस्टर्ड फिगर्स जो है उसमें जो 15 से ज़्यादा बिलियन का जो गैप आ रहा है, ये फॉर्चूनेटली, ये भी समझेंगे फॉर्चूनेटली इस कंडीशंस में जहाँ टेररिज्म, मनी ट्रांसफ़र वगैरह के मसाइल जो है बेहद संगीन होते जा रहे हैं। अमेरिकन्स के तकाज़ाओं और FBI के तकाज़ाओं के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो अपनी इकोनॉमीज़ को चोक कर रही हैं। आपके सामने गली गली हर जगह पे जंग हो रही है, 0.4, 0.6, 0.3, यू नो द होल स्टोरी। मैं उस स्टोरी में नहीं जाता हूँ, मगर उसके बावजूद भी आप देखें कि 11 बिलियन डॉलर ये जो स्टोरी है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं ये सिर्फ देखता रहा हूँ कि एक्सटेंशन, नेगोशिएशन, डिस्कशन, अपडेट बढ़ा दी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, नोटिफिकेशन आ गया। एक तबका कहता है बिल्कुल अच्छा, दूसरा कहता है बिल्कुल ख़राब। जब रिज़ल्ट आया, एक आपने एमनेस्टी अनाउंस कर दी, जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को देखते हुए तो लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। देखिए जी, अगर 1 मिलियन में से 10,000 लोग जो है इस स्कीम का एक हिस्सा बन गए हैं तो एटलीस्ट फिगर इज़ देयर। अगर बने तो, अगर फिगर इज़ देयर, अगर 10,000 भी बने तो, ये क्लेम कर रहे हैं कि 10,000 की फिगर जो है वो क्लोज हो रही है। बट एनीवे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम एक बिगर ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जिसके ऊपर आपने एक्चुअली मुझे जो है वो एक इंसेंटिव दिया है कि मैं बात करूं, और इंसेंटिव का मतलब होता है कि इसको हम एनालाइज़ करने की कोशिश करें, विच इज़ रियली वेरी फॉर मी वेरी मच इंटरेस्टिंग। अब थोड़ी देर के लिए हम वहाँ से शुरू करते हैं कि 2 पॉलिसीज़ के फेल्यूर्स जो है उसके जो भी असबाब हैं उसको समझकर ये तीसरी पॉलिसी दी गई है, और इसमें एक्सप्रेसिवली ये लिखा गया है कि उस पॉलिसी में जो बॉटल नेक्स थी उसको हमने रिमूव कर और ये नई पॉलिसी दी है। उस पॉलिसी में जो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे
उसको रिमूव करके हमने एक 6 अरब रुपए का एक पैकेज जो है इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट्स, जिसमें आपने जो 10 बिलियन की बात की है कि लेट अस से 3.3 बिलियन जो है वो हम 16 में अचीव कर लेंगे, 3.3 हम जो है वो 17 में चले जाएंगे, और 3.3 अगर हम एक फ्लैट रेट पे लें, अगर कंपाउंडिंग एनालिसिस करें तो चलो हम कहें कि 2.5 पे यहाँ आएंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें ले जाएंगे और बैलेंस में हम आखिर में और शूट करेंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अल्लाह करेगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। देखिए हमारे लगता तो नहीं है हमारे मुल्क में पॉलिसीज़ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके नताइज से ज़्यादा हमें मेरे अपने ख्याल पे दुआओं के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए। बिल्कुल, और दुआएं वाकई हमें काम आ रही हैं। सिर्फ दुआएं ही काम आ रही हैं। देखें काम इस तरीके से आ रही हैं। जवाब साहब मैं कह रहा हूँ सिर्फ दुआएं ही काम आ रही हैं। देखें उसकी वजह ये है कि हमारे पास न रिसोर्सेज की कमी है, न मिनरल्स की कमी है, न पानी की कमी है, न फूड सिक्योरिटी के हवाले से कोई हमें इतने ज़्यादा खदशात होने चाहिए हैं। सिर्फ अगर कमी है इकोनॉमिक मैनेजमेंट और एक वो HR जिसको हम कहेंगे स्किल्ड टू डू वेयर एवर इट इज़। मिनिस्टर है तो उसकी स्किल उस लिहाज से एक एलिवेटेड हो, ब्यूरोक्रेट है तो उसकी स्किल उस लिहाज से एलिवेटेड हो, और डाउन द लाइन अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनकी स्किल हो, और इवन एक मज़दूर की स्किल का तकाजा जो है वो एक डिमांड ड्रिवन जो इंडस्ट्री में सप्लाई एलिमेंट होता है वहाँ तक हो। ये जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की कमी की आपने बात की ना, ये बड़ी एक अहम बात है। अगर किसी भी मुल्क में आज के दौर में इकोनॉमिक मैनेजमेंट की कमी है ना, तो इसका मतलब कि हर चीज़ की कमी है। इसी के ममालिक, चाइना जैसा मुल्क, आप यूएस की बात कर लें, इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो आप देख लें, इकोनॉमिक ड्रिवन है। इसका मतलब है कि असल चीज़ है आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अगर आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है तो फिर हर चीज़ ठीक नहीं है। देखें हम आज तक इस मुल्क में, मेरा ख्याल है कि मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से मैं यानी आगाज़ करूँ जहाँ से इस सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में एक वैल्यू एडिशन आती हैं, जिसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ या ओवरऑल इन एंटायरिटी ग्रोथ। अब अगर उस ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होती हैं इन्वेस्टमेंट्स, हमें चाहिए होती है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, और हमें चाहिए होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और हमें चाहिए होता है कि वो कम्पिटिटिव कॉस्ट जिसके वजह से हम ओवरसीज़ में कम्पिटिटिव रहें और हम अपने घर के अंदर आने वाली अशिया का मुकाबला करें कम्पिटिटिव होते हुए, और क्वालिटी अश्योर्ड मेंटेन प्रोड्यूस वेदर एग्रीकल्चर वेदर इंडस्ट्रियल। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की एक कमी है या एक मिसमैनेज सिचुएशन है आपके सामने है। हम थोड़ी देर के लिए अगर स्टेट बैंक को हम कहें कि स्टेट बैंक हमारे लिए, स्टेट बैंक के एक्ट में ये है कि स्टेट बैंक क्या करेगी, एक बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, प्राइस कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। राइट, विल कंटिन्यू विद दिस। फिर नाज़रीन हम बात करें पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से। वक्त ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जवाब साहब आप बता रहे थे कि रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आल्सो। और दुनिया भर में हम देखते हैं कि ज़ाहिर है अगर डिस्काउंट रेट में कमी हो या डिस्काउंट रेट को बढ़ाना हो, इन्फ्लेशन को कैसे कटेल किया जा सकता है, ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इन्फ्लेशन की बात पे मुझे याद आया कि पाकिस्तान में जब सबसे ज़्यादा एक जो आम तासुर है कि अगर पाकिस्तान में एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक डिकेड की बात करें तो वो 60 की दिहाई थी अयूब खान साहब की, जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हुई थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई तो फिर इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मसला बन चुका था लोगों के लिए। तो वो जो डिकेड 60 की दिहाई की हम बात करते हैं, उसके बाद कभी हमें इस तरह का कोई भी सिनारियो नज़र नहीं आता पाकिस्तान की तारीख़ में कि कोई ऐसा लीडर आया हो जिसने कुछ ऐसे इकदाम किए हों जिसके ज़रिए बैरून मुल्क से सरमायाकार भी आए, यहाँ पे प्लांट्स भी बने, दोनों चीज़ें, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी बढ़े और सर्विसेज एक्सपोर्ट भी बढ़े। देखें मेरा ख्याल है कि इसको काफ़ी हद तक मैंने भी समझने की कोशिश की है। इसको हम कुछ इस तरीके से वाइंड अप करें कि उस ज़माने में फेवरेटिज़म नेपोटिज़म थी, मगर एक्सेस टू फेवरेटिज़म नेपोटिज़म जो है वो लिमिटेड थी। इसलिए जो लोग भी नाअहल लोग
अगर किसी जगह से फ़िल्टर हो जाते थे तो उनकी तादाद थोड़ी थी। आज मेरा ख्याल है इन नाअहलों की तादाद बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एक्सेस टू फेवरटिज़म एंड नेपोटिज़म जो है पूरी पार्लियामेंट, पूरी सेनेट, पूरे मिनिस्ट्रीज़, पूरे ब्यूरोक्रेसी, मेरा ख्याल है कि इतने सारे लोग हैं जिनकी एक्सेस है, और इस एक्सेस के पीछे सीकिंग अ फेवर है, और उस फेवर के पीछे किसी को खुश भी करना है, उससे ऊपर वाले को भी खुश करना है। तो इसीलिए ये तादाद जिसको मैं कहूँगा कि ग्रेवयार्ड ऑफ द मेरिट जो है, वो ग्रेवयार्ड ऑफ द मेरिट बढ़ता हुआ जा रहा है कि एक अहम पोस्टों के ऊपर जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म, उसके एक्सपीरियंस का तकाजा और उसकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट में की हुसूल याबी के अहदाफ में उसका अपना नॉलेज, अब उन चीज़ों से हमारे इस किस्म के कलीदी ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग दूर होते जा रहे हैं। अगर हम स्टेट बैंक को ही ले लें, या खलील, आई हैव बिन ऑलवेज एडवोकेटिंग द नीड ऑफ इकोनॉमिस्ट टू बी पोस्टेड इन स्टेट बैंक। होना भी चाहिए। आपको मुल्क की, और कहते हैं कि जी होता है हमेशा, आपके कहते हैं कि जी ये जो बंदा है ना जिसको एक्चुअली रिकमेंड किया गया, ये एक्चुअली इकोनॉमिस्ट है। देखिए होता है खलील, जिस आदमी को पाकिस्तान की छोटे से छोटी बैंक प्रेसिडेंट नहीं बनाती है, वो आदमी स्टेट बैंक का गवर्नर हो जाता है। आपके कहने का मकसद है कि अशरफ वाथरा साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो कभी किसी छोटे से छोटे बैंक के भी सदर नहीं रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। देखिए उनकी सीवी जो है वो कोई कॉन्फिडेंशियल सीवी नहीं, रिस्ट्रिक्टेड और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से कहीं पे क्लोज नहीं है, सबके सामने है। जिस बात के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्टेट बैंक को स्टेट बैंक एक्ट के तहत चलाने की जिम्मेवारी एक गवर्नर के ऊपर आती है, और इकोनॉमिक सिनेरियोज में किस किस्म के अहदाफ और किस किस्म की एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड। आपको पता है स्टेट बैंक के 9B सेक्शन में लिखा गया है कि देयर शैल बी अ कोऑर्डिनेशन बोर्ड फॉर फिस्कल एंड मॉनेटरी साइड टू वर्क टुगेदर इन टेंडम विद। इस पे मुझे एक चीज़ याद आई। एक दफ़ा, ये 2008 की बात है, नवंबर 2008 में, जब पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट एकदम से 200% बढ़ा दिया गया था, तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ये जो हेड ऑफिस इनका कराची में, वहाँ जाके इंटरव्यू किया था। उस डॉक्टर शमशाद अख्तर गवर्नर थी। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि मैंने बताया कि ये जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है, इस हवाले से ये जो कोऑर्डिनेशन की आप बात करें, कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि कई साल से, औसत की बात है, कई साल से मीटिंग नहीं हुई। देखिए जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? आईन पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं। छोड़ दें, मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। तो यही एक वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशन से के अहाते में लॉज बनते हैं। स्टेट बैंक एक्ट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। 4 मीटिंग्स बोर्ड की साल में होना ज़रूरी है, एक्ट कहता है। मगर उसके बाद अगर उसकी आप एक्सप्रेशन लेंगे तो उसमें जो है तकाजे जो हैं, डिमांड्स हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं कि आपकी कोई भी फिस्कल पॉलिसी, उसकी कोऑर्डिनेशन होगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, जब दोनों मिलेंगी, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी उस हाथ से ऑफशूट बनेगा। तो इन चीज़ों के मिलाने से जो है वो आपकी जो है वो तरक्की के अहदाफ, जिसको कहने चाहिए कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से आउटपुट बनेगी। अग्रीड। अब आप कल या परसों की अखबार में आया कि ये मीटिंग हुई है, मगर उस मीटिंग को फिर मैंने तकरीबन सारी अखबारों में पढ़ने की कोशिश की कि क्या डिस्कस किया गया, क्या वो एडजस्टमेंट्स की गई जिसकी वजह पे आपने जो बताया कि 1 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल में कम हो गया, और मैंने जो आपको बताया कि 100% से ज़्यादा जो है फ़र्क आ गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में। यहाँ पे स्टेट बैंक की इस कोऑर्डिनेशन बोर्ड को इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं, मगर इंटरवेंशन का बेसिस आज भी मैं कहूँगा कि इस लॉ में जो कंपोजिशन है उसमें अभी भी बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है। क्या डिफ़ॉल्ट है? क्योंकि अब जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो आपकी सप्लाई साइड रिकमेंडेशन कहाँ से आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, वो मौजूद नहीं है। $11 बिलियन आपको भेजकर जो लोग एहसानात कर रहे हैं, उसके हवाले से भी कोई एक मिनिस्ट्री है ओवरसीज वगैरह की। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करते हैं, ये जो तो $11 बिलियन कहा है आपने, जी क्या चीज़ का? मैंने कहा कि रेमिटांसेस नहीं, 11 नहीं, पिछले माली साल में 7 महीने की बात कर रहा हूँ। इस वक्त तक जो है $11 बिलियन जो मौसूल हुए मौजूदा माली साल, 11.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इन द फर्स्ट 7 मंथ्स। लेकिन उसके हवाले से भी कोई एक मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है एग्रीकल्चर, जिसमें हम तकरीबन
3% ग्रोथ देखते हैं और एग्रीकल्चर कभी कभी हमारे इस ग्रोथ न्यूमेरिक को ठीक भी करती है और जो है अल्लाह ताला हमारे पर मेहरबानी करता है। अगर आमिर से आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन कोई बरसातें फ्लड्स वगैरह नहीं आते हैं तो हम 5% पे भी आ जाते हैं। एक फूड सिक्योरिटी के हवाले से प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, फेडरल, मगर इस कंपोजिशन बोर्ड को मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड भी होना चाहिए, फाल भी होना चाहिए और इसकी 4 मीटिंगें तो फेडरल लेवल पे हों मगर 8-10 मीटिंगें होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। थाईलैंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री में जब मैं गया था तो मैंने उनसे कहा कि ये जो आपकी इंटरनल वीकनेसेस जो आती हैं इकोनॉमी में और आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जब आते हैं रिसेशन वगैरह की वजह से, तो कौन सा वो आर्गन है जो फौरी तौर पे मुतहरिक होता है? उन्होंने कहा सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड इन अ कंटिन्यूअस डायलॉग एंड एंगेजमेंट विद द बिजनेस पीपल। एक्सीलेंट। देखिए विद द बिजनेस पीपल के क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं इस चेंजेस के, इंटरनल वीकनेसेस। अब इंटरनल वीकनेस की अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेजेस हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ना होने के बराबर है। अगर हम एक कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से इनपुट्स की एक वैल्यूज़ देखें उसमें हमें जो है कमी नजर आती है। आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, थाईलैंड की बात की, थाईलैंड की आप देखें इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडस्ट्रियल तरक्की देखें उनकी, और कहीं ना जाएं, सिर्फ बैंकॉक से पटाया की तरफ जाके देखें, वो रोड देखें, उसके राइट लेफ्ट पे आप देखें इंडस्ट्री देखें उनकी, उन्होंने काम किया है। मलेशिया की हम अक्सर बात करते हैं कि चलें ठीक है, जापान ने जिसने भी जो भी कुछ हुआ, चले सब चीज़ों को छोड़ें, इस वक्त वियतनाम को देखें यार, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस रखा है, तभी आगे बढ़ रहे हैं। देखें सेंट्रल बैंक जो है वो एक किस्म का, हर आदमी सेंट्रल बैंक में मुझे ऐसा लगता है। अब थाईलैंड का अगर मैं मॉडल ले लूँ कि वो एक रिसर्चर है, उस रिसर्चर को सिर्फ अपनी सीट प्यारी नहीं है, उसको अपने मुल्क के इंटरेस्ट के क्या एडजस्टमेंट्स, उसके हवाले से वो दिन रात जो है वो क्लबिंग में काम करके एक ग्रुप में कोई रिजल्ट सामने लाते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान की तरफ वापस आ जाएं। मुझे ये बताएं यार खलील, आप भी इकोनॉमी को समझते हैं कि पाकिस्तान में एक क्रेडिट अपोर्शनमेंट के पीछे कोई गाइडलाइंस हैं? आई विल से नो। दैट इज़ वाई आप देखें कि टेक्सटाइल के आपके 12-14 बिलियन डॉलर के क्लब में आपकी हाईएस्ट वैल्यू एडिशन जो है गारमेंट्स है, वहाँ आप 2 बिलियन डॉलर्स लिटिल मोर पे आते हैं। मतलब टोटल वैल्यू एडिड की बात करें तो हमारी जो एक्सपोर्ट होती है शायद 4.5 बिलियन। देखें अब थोड़ी देर के लिए हम अगर इसको देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स को आपने कहीं पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, गाइड नहीं किया कि वो कहाँ जाए, पब्लिक मनी वो जाए हायर वैल्यू एडिशन पे। दैट वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए था इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, वो नहीं हुआ। इस वजह से हम देख रहे हैं कि हम लोअर वैल्यू एडिशन पे ट्रैप्ड हैं। आज भी हम जो है वो यान की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंटें देते हैं यान वालों की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि मुझे तमाम ट्रेड बॉडीज़ अब एक फ़ंड कायम करेगी जिसको मैं कहूँगा एडवर्टाइजमेंट फ़ंड, कि वो हर वक्त एडवर्टाइजमेंट देकर हुकूमत की तवज्जो अपने मसाइल के तरफ दिलाने की कोशिश करती रहेंगी। अब हम वापस आते हैं स्टेट बैंक। नहीं, इस पे एक जो आपने बात की ना, हम जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, फार्मा की बात करते हैं, फार्मा के लोग तो कहते हैं कि जी हमने एडवर्टाइजमेंट भी दे दी, डिमांड्स भी रख दी, हमारी इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा सरमायाकारी हुई हुई है, तकरीबन 600 फार्मा कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, बड़ा एक कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक वक्त था कि 190 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की एक्सपोर्ट भी करते थे, हमारी बरामदात भी कम हो गई हैं, प्राइसिंग पे कोई बात नहीं होती, हुकूमत तो हमारी सुनवाई होती ही नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे, इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो इसका मतलब कि एड से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए कोशिश करना मेरा ख्याल है हर एक का फ़र्ज़ है। That should be religiously, होता है नहीं होता है, अल्लाह के हाथ में, it should be practice, हुकूमत के हाथ में। Religiously it should be practice और मॉडर्न साइंस में उसको एडवोकेसी कहते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए वापस आते हैं कि SBP की एक वर्किंग। अब मुझे बताएं कि खलील, SBP की वर्किंग में सबसे बड़ा जो मुझे एक कोल्यूशन विद द कमर्शियल बैंक नज़र आती है वो बिल्कुल सामने है। लोगों के पैसे, डिपॉजिटर्स के पैसे, वो लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर इस्तेमाल होने चाहिए। किस तरीके से कि वो लैंड हो कहाँ पे, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के ऊपर। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉस्पेरिटी, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ, एक्सपोर्ट, आपका बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, आपकी एवरीथिंग, एग्रीकल्चर, आपके कहने का मकसद है
कि बैंक्स में जो हम कहते हैं कि जी टोटल डिपॉजिट्स कोई 10 खरब रुपए के हैं, उसमें फिर ये कहते हैं कि जी कोई 70% से ज़्यादा तो गवर्नमेंट पेपर्स में हुए हुए हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि जी 3 साल के PIBs रेडी फॉर सेल, बड़ी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बैंक्स उसकी तरफ देख रहे हैं। ये तमाम का तमाम पैसा डाइवर्ट होना चाहिए इंडस्ट्री की तरफ, प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट ऑफ टेक बढ़नी चाहिए ताकि इकोनॉमी का पहिया घूमे, जो हो नहीं रहा। पिछले माली साल में जो प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट ऑफ टेक थी वो कोई 208 अरब रुपए के करीब थी। इस साल थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन जो बढ़ा है वो भी लोग ये कहते हैं कि जी नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए नहीं, बल्कि क्या हुआ है वर्किंग कैपिटल के लिए दिया गया। देखें खलील, थोड़ी देर के लिए आप ये समझने की कोशिश करें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ज़ाती नहीं, आई विल टॉक ऑन द बेसिस ऑफ पेपर्स, पाकिस्तान में सबसे अच्छा काम है बैंकिंग। 330 अरब रुपए 3 सालों में बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट आया है, 330 बिलियन, और यही पैसे PIA खसारा कर रहा है। अच्छा, और इससे कम पैसे PSM ने खसारे में उसमें किए एक हैं। बैंकिंग एनालिस्ट से मैंने सवाल किया, मैंने कहा ये बताएं कि इंडस्ट्री को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, लेकिन बैंक्स के पिछले बैंकिंग ईयर में, पिछले कैलेंडर ईयर 2015 की बात बता रहा हूँ, उसमें बैंक्स ने 199 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो उस बैंकर ने मुझे कहा कि जी 199 अरब रुपए जो है ना, 200 अरब रुपए का प्रॉफिट, ये सिर्फ हमारे एसेट का 1% है जो दुनिया भर में होता है। कोई नई बात नहीं। देखें खलील, हम थोड़ी देर के लिए फिर वापस आते हैं कि स्टेट बैंक की रेगुलेशंस, डायरेक्शंस क्या हैं। व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब ये है कि आप अपनी O&M कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद आप प्रॉफिट किसको देंगे? जिसका डिपॉजिट होगा। आप 110 बिलियन रुपीस ऑन एवरेज इन 3 सालों में। अब थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ आते हैं, स्टेट बैंक की वीकनेस, सर्विलेंस क्या है कि 5000 अरब की लैंडिंग, 7000 अरब रुपए की सरमाएकारी। कौन सी सरमाएकारी? ये बजट डेफिसिट जो है ना, इसको किसी तरीके से 1000 अरब रुपए इसके लिए मुहैया करना। PIBs, कल भी आपको पता है PIB का ऑक्शन हुआ है, कल भी पता है आपको, 37 अरब रुपए आए हैं, 6-7 उस 8% पे। अब थोड़ी देर के लिए हम अगर वापस आएँ 5000 7000, अब फिर वापस आगे आते हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट, तकरीबन 25,000 इदारों को जो पैसे दिए गए हैं, 4000 अरब रुपए, और उसके अगेंस्ट में जो सरमाएकारी है दैट इज़ मच मोर देन दैट। यही पार्क एट द सेफ हेवन, यही तो नफ़ा है ना आपका। अच्छा, ये बताएं कि ठीक है, एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जी हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए इतना ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी खुर्रम दस्तगीर साहब ने, कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने ये तो कह दिया कि 2 साल में ये 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की बरामदात करके दिखाएंगे आपको, लेकिन हमारे 210 अरब रुपए के रिफंड ही नहीं दे रहे। और फिर बात की जाती है कि रीजनल ट्रेड को बढ़ाएंगे। रीजनल ट्रेड को अगर हम देखें, हम सिर्फ 4 ममालिक की बात कर लेते हैं। इंडिया के साथ हमारी जो फॉर्मल ट्रेड है कोई हार्डली 3 अरब डॉलर की, चाइना के साथ रफली स्पीकिंग कोई 12 अरब डॉलर की, अफ़गानिस्तान के साथ कोई 3 मैक्सिमम 3.5 अरब डॉलर की, ईरान के साथ 1 अरब डॉलर भी नहीं है इस वक्त। तो ये रीजनल ट्रेड को कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, अब फिर बात आती है कि आपने 10 बिलियन की एक एक्स्ट्रा डिमांड, मैं भी आपको एक विशफुल कैटेगरी का एक एंकर समझूं, आप 10 बिलियन नहीं विश कर सकते हैं। देखिए 10 बिलियन की डिमांड का हकीकत मतलब है कि हकीकत नहीं, ये ख्वाब ही होगा। एक प्रोडक्शन विद प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि कंपेटिटिवनेस को आप प्रोडक्शन के साथ मिला रहे हैं। अब उसकी जो भी डिमांड्स हैं वो आप इस ब्रीफ में पढ़ लें, 18-19 पेजेस का एक ब्रीफ है। मैं अभी इसमें, चूँकि आपके पास टाइम नहीं है, अब थोड़ी देर के लिए आप दूसरी तरफ आएँ। स्टेट बैंक की पॉलिसी, 25,000 इदारों को अगर आपने 80% पैसे दे दिए हैं और बाकी 20% में सारा पाकिस्तान आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह। तिजारत से लेकर, सनत से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, SME से लेकर, सर्विस सेक्टर से लेकर, एवरीथिंग। हाउ कम विद दिस पॉलिसी यू कैन प्रोड्यूस? अब डेट इक्विटी रेशो आप देखें स्टेट बैंक की रिपोर्ट में, आप देखेंगे उसमें कमी आ रही है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म डिज़ायर टू बी इंगेज्ड इन सच लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कमी आ रही है। वाई? इसका मतलब ये है कि फिर एनवायरनमेंट जो स्टेट बैंक का एक्ट तजवीज़ करता है कि स्टेट बैंक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, स्टेट बैंक प्राइस स्टेबिलिटी को कंपाउंड करेगी। मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी एनवायरनमेंट है? आपस में बैठे हैं,
हमें से इज़ देयर एनी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसमें आप इस 10 बिलियन को करें। अब तो इधर हम वापस आते हैं, विजडम ऑफ द बिजनेस लीडर्स, अखबारों में बयान, एफपीसीआई के प्रेसिडेंट से लेकर जुबैर तोफैल जो यूबीजी का कह रहा है मैं वाइस चेयरमैन हूँ, सबके बयानात पढ़ लें। हाँ जी, ये पॉसिबल है अगर आप हमें 210 अरब रुपए जो आपने बात की दे दें। पहली बात तो ये है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि 210 अरब हैं, 310 अरब हैं, 120 अरब रुपए हैं या 60 अरब रुपए हैं। ठीक है, आखिर ये फजिंग ऑफ फिगर्स फ्रॉम द बिजनेसमैन से लेकर फ्रॉम द चेयरमैन एफबीआर आ रही है। आपके कहने का मकसद है कि ये बिजनेसमैन भी खेल रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? देखें ना, बिजनेसमैन तो ये कह रहा है कि हाँ जी 210 अरब रुपए दे दें। एक फ्लैट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आपके रिस्पॉन्सिबल बिजनेस लीडर्स, यानी 210 अरब रुपए दे दें और तो सब ठीक हो जाएगा, 10 अरब डॉलर हाँ की एक्सपोर्ट सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अगर आप एनर्जी भी दे दें, सस्ती दें, 9 रुपए पर यूनिट दे दें, आप गैस की प्राइस भी कम करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें, अवेलेबिलिटी की, सस्टेनेबिलिटी 24 आवर्स की भी रखें, आप हर वो हमें माहौल दें जिससे हम अपनी कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाएं। तो दूसरे अल्फाजों में तो यही हो गया ना कि आपने भी ख्वाब दिखाए हैं, हम भी आपको ख्वाब दिखा रहे हैं। उसके मतलब ये है कि देखें, मौलाए कायनात ने, हज़रत अली ने कहा था साइलेंस इज कनाइवेंस। हम लोग सब साइलेंट रहकर और तारीफ़ें कर कर खुश हैं, मगर इस खुशी में उस गम को महसूस करना चाहिए जो इस कौमी गम के सूरत में सामने आ रहा है कि आप 6th पॉपुलस नेशन, 44th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 58वें और 60वें नंबर पे ट्रेड फिगर्स इन WTO स्टैटिस्टिक्स, आपकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। मुझे बताएं, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंट्री? 44th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब ये भी कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू ईयर्स हम 18वीं बड़ी इकोनॉमी बनेंगी। फिर ये जो आपने कहा ना कि छठी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क, 2050 तक हम दुनिया भर में चौथे नंबर पे आ जाएंगे, यानी 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी मुल्क की जवाहर साहब, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़ोर पकड़ती है। देखिए ख़ास तौर पे अब अक्सर बात करते हैं चाइना की, अगर 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें। सिर्फ एक एग्जांपल दे दूँगा स्टील की। एक वक्त था कि चाइना वाज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ स्टील। एक वक्त ऐसा आया कि जापान की, कोरिया की स्टील इंडस्ट्री को चाइना ने तबाह करके रख दिया और द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील बन गया। इसलिए कि सोचा उन्होंने ये कहा कि अगर ये चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा है, व्हाई नॉट अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बनाएं, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और चीज़ें बनेंगी, हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। देखिए खलील, आपने एक ऐसे टॉपिक को इस वक्त टच किया है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। CPEC, FDIs, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे पाकिस्तान में आपको याद है IDBP के नाम से एक चीज़ होती थी, NDFC होता था। ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते थे जो प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग को किस नज़र से देखते थे? डेवलपमेंटल पैराडाइम में देखते थे। मैं वहाँ के अंदरूनी खाने करप्शन को भी टच नहीं कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से तबाहियाँ हुई हैं हर जगह। अंदरूनी खाना करप्शन, देखिए उसको, चूँकि ये अंदरूनी खाना करप्शन और जो बाहर वाली करप्शन है, इनमें कोई डिफरेंस? देखिए उसमें कलूजन तो रहती है ना। कलूजन, आप जिस आदमी को अनहिंडर्ड कंटिन्यू करते हैं तो इसका मतलब यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग। तो इसमें जो है वो कलूजन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। कनाइवेंस एंड कलूजन इज देयर। मगर अब आप बात जो आपने की कि चाइना ने जैसे किया, तो चाइना ने FDI चाइना में आई, मैसिव फ्लो हुआ। आज चाइना FDI एक्सपोर्ट कर रहा है, मगर आप देखें उसकी डेवलपमेंट क्या थी? उसने डोमेस्टिक पोटेंशियल को इंटीग्रेट किया, JV किया। उसका डोमेस्टिक पोटेंशियल आज मौजूद है हर उस ब्रांड में जो ब्रांड बाहर का है। मैं आपको बताऊँ, देखें कि मेरे इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। मैं जब देखता हूँ ना चाइना को, जब मैं देखता हूँ इंडिया को, जब चाइना की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इंडिया की बात बता रहा हूँ कि दुनिया में हम एयरबस की बात करते हैं, बोइंग की बात करते हैं, जो जहाज़ बनाते हैं। इंडिया के एक शहर में इन जहाज़ों के पार्ट्स बनाए जाते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। देखें, यानी आप देखें कि उन्होंने सोचा है कि अगर हम आपसे ख़रीद रहे हैं तो हम चीज़ें यहाँ बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी, फिर हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। खलील, दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग। मैंने बात की किससे? प्रोफेसर साहब से, हमारे प्लानिंग मिनिस्टर से। मैंने बात की हर उस आदमी से हु शुड मैटर, एहसन इकबाल जी जी, हु शुड मैटर। मैंने कहा देखें CPEC और FDI को अगर हम अपने डोमेस्टिक पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए और वीव करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे थ्रू फिस्कल
एंड मॉनेटरी कंपोजिशन, तो ये कोई फायदा नहीं है। तो क्या कहा प्रोफेसर देखिए साहब? उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा देखिए आप छोटी सी एक मिसाल ले लें कि IPPs 94 में आई थी, बेनजीर हुकूमत ने उस जमाने में 2 SROs इशू किए। एक SRO ये था कि IPP ले आए बगैर किसी कस्टम ड्यूटी के, सेल्स टैक्स के, एक्साइज के, आप ले आए। मगर एक और SRO भी उस जमाने में इशू हुआ था कि हर मुल्क का वो इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा, SME, बड़ा, मिडिल, जो इस पावर प्लांट्स के कुछ पार्ट सप्लाई कर सकता है या इसमें इंटीग्रेट हो सकता है। डेस्कॉन ने उस ज़माने में बड़े पैसे कमाए, मैं आपको बताता हूँ। आज डेस्कॉन जो है वो इस IPPs की मरहून मिन्नत है। रज़ाक दाऊद वालों कंपनी, दाऊद ग्रुप की कंपनी, उस ज़माने में इंटीग्रेशन इस तरीके से हुई। आज इस CPEC में अगर हम बात कर रहे हैं 10,000 मेगावाट्स की, 10,000 मेगावाट्स के, अगर हर चीज़ फ्रॉम वन नेल टू दी टरबाइन ब्लेड अगर चाइना से आ गए, ऐसी तरक्की बेमाने होती है। आपको ये सब रिटर्न्स करने हैं। कोई अगर ये कह रहा है सरमाएकारी है, चलिए इसी पे देखें जी कि अगर तमाम का तमाम मटेरियल जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो चाइना से आता है, तो आपने कहा कि बेमानी होगी तरक्की। तो ये बताइए कि अगर वर्कफोर्स भी चाइना से हम इंपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे चाइनीज़ आ रहे हैं काम कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है? देखिए बात दरअसल ये है कि आप अपने HR को, अगर वो HR चाइना से जो आ रहा है, जिसको कहना चाहिए हु मस्ट ट्रेन द लोकल्स, कि वो उसको सब्स्टिट्यूट करें, तो फिर तो ठीक है। टाइम फ्रेम भी दें। हाँ, टाइम फ्रेम भी दें और एक पॉलिसी भी दें। इंपोर्ट में जितनी भी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, दे मस्ट बी प्लेस विद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कि वो उसको एनालाइज करे और उसमें लोकल कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करे। लेट दी लोकल कंपोनेंट्स बी मैन्युफैक्चर्ड बाय दी लोकल्स। दिस इज कॉल्ड दी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। और आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इस तरीके से चांस देकर उसको इनोवेटिव बनाएंगे, एफिशिएंट बनाएंगे, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें। लेकिन क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की हमारी इकोनॉमी, ज़ाहिर हम आइसोलेशन में तो नहीं है, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर हम अपनी डोमेस्टिक सेक्टर को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करेंगे और बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो हम इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्शनिज्म, उसमें तो नहीं आ जाएंगे। अगर उसमें आते हैं तो फिर हमारी एक्सपोर्ट, हमारी जो बरामदातें हैं वो भी मज़ीद कम होंगी। नहीं देखें खलील, yes, it is not called the protectionism, it is called giving away to the available domestic capacity. Giving away, आप उस गिविंग अवे के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। अगर थोड़ी देर के अगर एक सीढ़ी और एक टरबाइन का केसिंग, अगर थोड़ी देर के लिए उसके लेग्स, अगर हम वो भी इंपोर्ट करें इस सारे प्रोजेक्ट के साथ, Agreed. तो मुझे ये बताएं कि हमारी ख्वाहिशात क्या हैं इस डेवलपमेंट में? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हमारी ख्वाहिशात क्या हैं? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो इनोवेटिव हो। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खुद ब खुद उन डिमांड्स के वजह से इंटीग्रेट होगी चाइनीज़ के साथ, और चाइनीज़ उनको टाइम फ्रेमवर्क और चाइनीज़ उनको एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र के ज़रिए उनको तैयार करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अनइकोनॉमिकल होती हैं इस लॉजिस्टिक में आने में। बिल्कुल मैं आपको बताऊँ कि 2-4 दिन पहले ही मेरी डिस्कशन हो रही थी और हम बात कर रहे थे कि यार टेक्सटाइल और क्लोथिंग की एक्सपोर्ट के हवाले से, ख़ासतौर पर वैल्यू एडेड सेक्टर के हवाले से, तो एनालिसिस में बात सामने आई कि 2 ममालिक, जब हम सनती शुबे के बढ़ावे के हवाले से बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए, तो सिर्फ 2 ममालिक, वियतनाम और बांग्लादेश, 20 साल पहले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में तकरीबन ये नज़र ही नहीं आते थे, तकरीबन नज़र आते ही नहीं थे। आज इन दोनों ममालिक की टेक्सटाइल की बरामदात 54 अरब अमेरिकन डॉलर्स पहुंच चुकी हैं और मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। हमने तो शायद अपनी नींद पूरी की है। देखिए खलील, किसी मुल्क ने जब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब आहिस्ते आहिस्ते डेवलप करना शुरू की, तो बाहर वाले लोगों ने वो काम आहिस्ते आहिस्ते, जिसको हम कहते हैं कि लोअर निश पे था, थोड़ी देर के लिए ये समझने की कोशिश करें कि दुनिया में लो टेक, मीडियम टेक, हाई टेक जो है उसमें डिवीज़न है। हाई टेक जो है डेवलप कंट्रीज़ ऑन अकाउंट ऑफ देयर हायर नॉलेज अपने पास रख रही हैं। मिडिल टेक कहीं ना कहीं पे जेवी बन रहा है, लोअर टेक वो हवाले कर रही हैं, वो हवाले करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमें
एनवायरनमेंट देनी है। अग्रीड। इंजीनियर एम ए जब्बार साहब, इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।